जीएसटी के सबसे फास्ट रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन लायबल होता है। वो सेक्शन नंबर 22 आपका बताता है सीजीएसटी एक्ट का, जिसका मेमोरी टेक्निक है टी ए, यानी कि यहाँ पर चारों सबसेक्शन आपको टी ए से याद हो जाएंगे। पहले टी की बात करते हैं 22 की सबसेक्शन 1 की। ये बोलता है कि अगर नॉर्मल केस में 20 लाख और स्पेशल स्टेट के केस में 10 लाख से ज्यादा का सप्लाई करोगे तो जिस स्टेट से सप्लाई किया है वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाएगा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, यानी कि 30 दिनों के अंदर में लायबल होने के आरईजी 01 में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। फिर प्रोवाइडेड करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया गया है कि अगर जो स्पेशल स्टेट रिक्वेस्ट करती है कि हमारी लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख कर दो तो 20 लाख गवर्नमेंट कर सकती है काउंसिल के रिकमेंडेशन से। फिर प्रोवाइडेड करके बताया गया है कि अगर एक्सक्लूसिव गुड्स की बात हो रही है तो उस सिचुएशन में कोई भी स्टेट अगर रिक्वेस्ट करे 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया जा सकता है। अकॉर्डिंगली यहां पर अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन देके यहां पर जो है ना लिमिट को बढ़ाया घटाया गया है। जब हम लोग बात करते हैं 10 लाख गुड्स हो या सर्विस हो या बोथ हो, उसके केस में 4 मामले ऐसे हैं जिसको आप बोल सकते हो एमएमएनटी। ठीक है, दूसरे कहानी से आप याद रख सकते हो कि जो आपका त्रिपुरा के नागा बाबा लोग होते हैं उससे 10 लाख भी मनी मांगते हो तो वो मिजो करके भाग जाते हैं, यानी कि वो 10 लाख भी देके लालच में नहीं आते हैं। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट का नाम याद रखो। 10 लाख के लिमिट के लिए यहां से इससे ज्यादा एक्सीड सप्लाई करेगा तो फिर रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाएगा। फिर 20 लाख की बात हम लोग करते हैं। तेलंगाना की रहने वाली 2 लड़की की बात करते हैं, एक है अरुणा और दूसरी है मेघा। वो जब भी क्वेश्चन पूछना होता है तो टेलीग्राम से पुंडू से पूछती है, और पुंडू से कभी भी उत्तर उससे पूछो तो वो पुंडू से पूछ के ही बताती है। पुंडू सिक्किम का रहने वाला है। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, पुंडू से पुंडुचेरी, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम और तेलंगाना, ये सारे स्टेट में 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट है, चाहे वो आपका गुड्स हो या सर्विस हो। फिर बाकी बात करते हैं, क्योंकि ये अभिनव झा की अनोखी कक्षा है, तो झा और रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम और रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में गुड्स के केस में 20 लाख से एक्सीड करेगा तो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, और सर्विस के केस में 20 लाख से एक्सीड करेगा तो। अब ये टाटा के टी की बात हम लोगों ने कर ली टर्नओवर के आधार पर। अब यहां पर दूसरे ए की बात करते हैं। ए का मतलब अगर एग्जिस्टिंग लॉ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, जीएसटी आने की वजह से वो लॉ जो है सक्षम हो गया, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स, तो उस सिचुएशन में अपॉइंटमेंट डेट से लायबल हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट डेट किसको बोलते हैं, तो 1 जुलाई 2017, जिस दिन से जीएसटी इफेक्टिव हुआ। उसके बाद टाटा के तीसरे टी की बात करते हैं, टी की, ये वाले टी की बात करते हैं, सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। अगर मान लीजिए सेल, ट्रांसफर या अदरवाइज ये डिस्पोजल ऑफ किया जाता है, दूसरे को बिजनेस सक्सेशन किया जाता है, तो सक्सेशन डे से या ट्रांसफर डे से लायबल हो जाएगा नई कंपनी, यानी कि जो आपका ट्रांसफेरी होगा वो लायबल हो जाएगा। और लायबल होने के 30 दिनों के अंदर में आरईजी 01 में अप्लाई करना पड़ता है, वो आपको पता है। जब टाटा के आखिरी वाले ए की बात करते हैं, टीए की बात करते हैं, तो एमालगमेशन या डीमर्जर अगर कोर्ट या अथॉरिटी के ऑर्डर से होता है तो आपका आरओसी जिस दिन इनकॉर्पोरेशन देगा उस दिन से लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। या अमालगमेशन या डीमर्जर वाला जो नई कंपनी होगी, अमालगमेटेड बोलो या फिर रिजल्टिंग कंपनी बोलो उसको। फिर जहां तक बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई होता है तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 143 जॉब वर्कर का मामला, जो टर्नओवर होगा वो प्रिंसिपल में ही ऐड होगा। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 23 में कौन कौन लायबल नहीं होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। 22 का मेमोरी टेक्निक देखा जिस तरह से टाटा, वैसे ही आपका जो यहां पर सेक्शन 23 है उसमें नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये है नारे, यानी कि नारे ना लायबल टू रजिस्ट्रेशन, यानी कि एन का मतलब जो जीएसटी देने के लिए ही लायबल नहीं है। अब जीएसटी बंदा उसको बनता ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन लेके करेगा क्या। दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट बताया गया है, जो कि इंडिविजुअल हफ है और वो कल्टीवेशन लैंड पर करता है और खुद फैमिली या फिर हार्ड लेबर का इस्तेमाल करता है, उन लोगों को लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। फिर बात करते हैं सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 की वजह से ही, केवल अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही की वजह से केवल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है तो फिर आपको सेक्शन 23 के तहत आप बच जाओगे, क्योंकि अदरवाइज आप लायबल नहीं थे। केवल 9(3) लिस्ट में आने की वजह से आप जो है लायबल हो रहे हो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कारण। अब जहां तक बात करते हैं नारे का, NAR हम लोगों ने देख लिया रिवर्स चार्ज। ई का मतलब एग्जम्प्टेड, अगर होली एग्जम्प्टेड है तो भी रजिस्ट्रेशन लेके क्या करेगा, इसलिए लायबल नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 24 की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, यहां पर एक कहानी आती है कि एक बंदा इंटर में पढ़ता है, सीए इंटर में पढ़ता है, उसको बोला गया कि तुम जो है ना कैजुअल ड्रेस आज से पहन के आओगे, तो वो बोला रहे कैजुअल रहन दो, यानी कि कैजुअल मत पहनने का बोलो, क्योंकि फिर आपका जो है ना कैजुअल रहन दो। यही आपका मेमोरी टेक्निक है जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो कैजुअल RENDO ये मेमोरी टेक्निक है। तो यहां पर इंटर की बात आती है, इंटर में बंदा पढ़ता है तो इंटर स्टेट सप्लाई एक्सेप्ट कुछ मामलों को छोड़कर अगर 20 लाख क्रॉस नहीं किया है और MMT के केस में 10 लाख क्रॉस नहीं किया
या हैंडीक्राफ्ट है या जॉब वर्कर का अगर रूल 55 का जो चालान होता है उसके साथ जो है ना सप्लाई हो रहा है इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट में अदरवाइज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल कैजुअल रहने दो, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में हैंडीक्राफ्ट और 20 लाख एक्सीड नहीं किया या फिर एमएमएनटी के केस में 10 लाख एक्सीड नहीं किया तो उस सिचुएशन में वो एग्जम्प्टेड है। फिर जहां तक बात करते हैं रैन दो, रैन आर का मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जो लायबल होता है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन बात आती है यहां पर सेक्शन 23 की, ये बोलता था अभी अभी आपको कि अगर सिर्फ रिवर्स चार्ज 93 की वजह से फंस रहे हो तब रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, केवल 93 की वजह से अगर फंस रहे हो तो। अब यहां पर बात करते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 93 या 94 के हिसाब से तो रजिस्ट्रेशन जनरली लेना पड़ता है। अब यहां पर बात करते हैं रैन का ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि 3 जगह आता है। एक आपका 9 का सबसेक्शन 5 में जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी देने के लिए लायबल होगा अगर होटल या फिर हाउसकीपिंग एचएच अगर अनरजिस्टर्ड है तो। लेकिन मोटर व्हीकल अगर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल होगा, यानी कि इस इको को हमेशा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 51 के हिसाब से जो टीडीएस काटता है या उसके थ्रू कोई सप्लाई करता है दोनों का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 52 में जो टीसीएस के लिए लायबल है कलेक्ट करने के लिए उनको भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। फिर यानी कि रैन का एन का मतलब जो है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद 2 का मतलब यहां पर डी का मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है डी का मतलब, और ओ का मतलब ओआईडीआर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और बाकी जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है काउंसिल से रिकमेंडेशन लेकर उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। यहां तक की बात आपने की सेक्शन नंबर 24 की। अब सेक्शन नंबर 25 की बात आते हैं। यहां पर जो है अमेंडमेंट भी है, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। मैं सारे रूल को मिक्स करके यहां पर टोटल कंक्लूजन बताने वाला हूं, कोई भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जब सेक्शन 25 की बात आती है तो वहां पर आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें आता है सबसेक्शन 1, ये बोलता है कि 22-24 के हिसाब से 22 के हिसाब से टर्नओवर या फिर 24 के हिसाब से 22 के हिसाब से टाटा और 24 के हिसाब से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो इंटर में कैजुअल रैंडो बोला आपने, ठीक है। अगर लायबल होता है तो 30 दिनों के अंदर में आरईजी 01 में अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए और रूल में बताए गए प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोग जरा रूल में बताए गए प्रोसीजर की कहानी देख लेते हैं, जो कहानी में आपका अमेंडमेंट है। सबसे पहले आरईजी 01 में एक 2 पार्ट होता है, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए डाला जाता है। पार्ट ए डालने के बाद जो आपका ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होता है। उसमें आपको क्या क्या बताना होता है, इनकम टैक्स का पैन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ये बातें जो है ना बतानी पड़ती है। तब आपका टेम्पोररी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, जिसके बेसिस पर आप पार्ट बी को फिल करोगे। जब पार्ट बी को फिल करने के लिए जाओगे तो यहां पर एक बात आती है, रूल नंबर 8 का 4A, ये क्लॉज जो है ना इसमें अमेंडमेंट है। यहां पर बोला गया है कि एप्लीकेशन सबमिट डेट किसको माना जाएगा, जब पार्ट बी का सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया उसका 15 दिन बाद और आधार ऑथेंटिकेट किया विचएवर इज अर्लियर, दोनों में उसको एप्लीकेशन सबमिट करने का दिन माना जाएगा। ऐसा रूल नंबर 8 का 4A बोलता है। यानी कि जिस दिन आधार ऑथेंटिकेट किया या फिर पार्ट बी जिस दिन डाला, यानी कि ये पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी डालने के 15 दिनों के अंदर में 15 दिन विचएवर इज अर्लियर दोनों में है, उस दिन माना जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आज आपने अप्लाई कर दिया है और उसके प्रिस्क्राइब डे के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जीएसटी नंबर। अब जहां तक बात करते हैं पार्ट बी में क्या क्या चीजें होती हैं। पार्ट बी में पहले पूछा जाता है कि आपने कंपोजिशन ऑप्ट करना है या नहीं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का रीजन, बिजनेस कमेंस करने का डेट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑथराइज सिग्नेचरी, बैंक अकाउंट और आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछा जाता है। अब ये आधार ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहां पर मैं बताऊंगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अब यहां पर बैंक की बात करते हैं तो बैंक में बोला गया है कि टीडीएस और टीसीएस वाले को छोड़कर बैंक में लैटर का ऑप्ट कर सकते हो, मतलब बैंक नंबर अभी नहीं डालोगे अकाउंट नंबर तभी भी चलेगा। आपको कब तक डाल देना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब मिला जीएसटी नंबर उसके 45 दिनों के अंदर में, या फिर जो सेक्शन 39 के हिसाब से 3B फाइल करने का ड्यू डेट होता है, दोनों में विचएवर इज अर्लियर, तब तक आपको बैंक अकाउंट डिटेल दे देना है। फिर आधार ऑथेंटिकेशन करने का क्राइटेरिया है। ये सब क्राइटेरिया को अगर आपने पूरा कर लिया तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने के बाद मामला प्रॉपर ऑफिसर के पास चला जाता है और वो वेरिफिकेशन वगैरह करेगा। अकॉर्डिंगली आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के, अप्लाई डेट के। अप्लाई डेट किसको माना गया इस वक्त हमेशा याद रखो 4A, यानी कि पार्ट बी का 15 दिन और आधार ऑथेंटिकेट विचएवर इज अर्लियर। जब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात आती है तो एक्नॉलेजमेंट सिर्फ इतने से नहीं होगा, उसके अलावा इनको एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है एस्टिमेटेड बेसिस पर। अब यहां पर कहानी और आगे बढ़ती है। अब आधार ऑथेंटिकेशन में बात आती है दो पहलू क्या आती है, ये सारे अमेंडमेंट के हिस्से हैं, इसलिए आपको देखना ध्यान से जरूरी है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया है, ऑप्ट करने के बाद ऑथेंटिकेट कर लिया है, या फिर ऑथेंटिकेट नहीं किया है, या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन यहां पर ऑप्ट ही नहीं किया था, दो मामले आते हैं। अगर नॉट ऑप्ट या फिर नॉट ऑथेंटिकेट, अगर नॉट ऑप्ट या फिर
ऑप्ट करने के बावजूद भी ऑथेंटिकेट आपने नहीं किया है, तो फिर रूल नंबर 25 में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन या तो एक्चुअली होगा या प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर होगा, जहां पर ऑफिसर रीजन और मिनिमम जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेकर ही प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट पर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। बहरहाल जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो उसके 15 दिनों के अंदर में जो भी कंक्लूजन होगा वो जो कॉमन पोर्टल पे डालना पड़ेगा उस ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को। अब यहां तक बात रही कि यहां कहानी था ये कि आपने आधार के लिए ऑप्ट किया और ऑथेंटिकेट कर लिया, तो तीन वर्किंग डेज के अंदर में आपका जो आधार के लिए ऑप्ट कर लिया और ऑथेंटिकेट भी कर दिया, तो क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है प्रॉपर ऑफिसर। क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट देने के लिए आपके पास कितना टाइम रहेगा? 7 दिनों का टाइम रहेगा। 7 दिनों के अंदर में आपने अगर रिप्लाई कर दिया तो उसको कंसीडर करते हुए अगले 7 दिनों में या तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके आपको रजिस्ट्रेशन REG 06 में इश्यू हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और रीजन राइटिंग में जरूर बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैं एक बात बताना चाहूं, अगर मान लीजिए यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट कर लिया है तो 3 वर्किंग डेज, लेकिन अगर ऑप्ट नहीं किया है या ऑप्ट करने के बाद भी ऑथेंटिकेट नहीं करवाया है तो ये टाइम लिमिट है 21 वर्किंग डेज। जी हां, 21 वर्किंग डेज के अंदर में आपसे क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है और 7 दिनों के अंदर में आपको रिप्लाई करना है। कर दिए तो कंसीडर करने के बाद 7 दिनों के अंदर में एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि ये 7 दिन के अंदर में अगर प्रॉपर ऑफिसर ने रिस्पांस नहीं किया या फिर ऑथेंटिकेट करने के 3 वर्किंग डेज के अंदर में रिस्पांस नहीं किया या फिर ये जो नॉट ऑप्ट या फिर नॉट ऑथेंटिकेट के 21 वर्किंग डेज के अंदर में जो आपने प्रॉपर ऑफिसर ने अगर रिस्पांस नहीं किया, तो ये तीनों केस में बोला गया है कि डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा इस पीरियड को बीत जाने के बाद। यहां पर 3 दिन, यहां पर 21 दिन और यहां पर 7 दिन बीत जाने के बाद। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 में जितनी भी रूल की कहानी और अमेंडमेंट का एरिया था मैंने आपको बता दिया। आप बैक करके एक बार सुन सकते हो। प्रोवाइडेड करके यहां पर बताया गया 22 के सबसेक्शन 1 पे वापस आते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को मिनिमम 5 दिन पहले कमेंसमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहां पर बात करते हैं कि अगर सप्लाई टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया से किया जा रहा है तो जो बेसलाइन का अप्रोप्रिएट बेसलाइन का जो नियरेस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगा उस स्टेट में आप लायबल होकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर हम लोगों को यहां पर बात आती है 25 के 2 की, रजिस्ट्रेशन मिनिमम एक मैंडेटरी होता है अगर आप लायबल हो गए तो, लेकिन मल्टीपल आपका ऑप्शन होता है। सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड रूल आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो एक ही स्टेट में। सेक्शन नंबर 25 का 3 बोलता है कि आप अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। सेक्शन 25 का 4 और 25 का 5 ये बोलता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में। अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आप लेते हो या फिर लायबल हो तो दूसरे स्टेट में या फिर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, अगर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दूसरा रजिस्ट्रेशन है या फिर अगले स्टेट में दूसरा रजिस्ट्रेशन है दूसरे स्टेट में, तो उसके बावजूद भी वो आपका डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता है। अगर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप रजिस्ट्रेशन लेते हो या लायबल हो तो किसी दूसरे स्टेट में अगर आपका या यूनियन टेरिटरी में आपका ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है तो भी आप डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर पर्सन वो माना जाएगा। ठीक है, अब 25 के 6 की बात करते हैं। पैन मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जैसा कि आपने REG 01 का पार्ट ए में देखा था, लेकिन TDS में टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर से काम चल सकता है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मामला हो तो उस सिचुएशन में प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट देने से काम चल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं 25 के 6 से 6B, 6C और 6D के बारे में। ये बोलता है आधार ऑथेंटिकेशन, नहीं तो आधार की जगह पर अल्टरनेट वाइबल मींस भी दिया जा सकता है, ऐसा कहीं कहीं लिखा गया है। यहां पर बोला गया है अगर नया एप्लीकेशन दे रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो इंडिविजुअल हो या फिर अदर हो, आधार ऑथेंटिकेट करवाना ही पड़ेगा। अब अदर की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है हफ के केस में कर्ता, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म के केस में जो मैनेजिंग पार्टनर होता है वगैरह वगैरह, या फिर ऑथराइज सिग्नेचरी जहां पर कोई नहीं बताया गया है, तो वो लोग आपका आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे ही। लेकिन ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन ले रखा है और आप वेरीफाई नहीं करवाते हो आधार तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा विद इन प्रिस्क्राइब टाइम आपने ऑथेंटिकेट नहीं करवाया तो। अब यहां पर जो आपका 6D क्लॉज है सेक्शन 25 का, ये बोलता है कि इसक के केस में, इसक जादे के केस में इन इसक जादे लोगों को मैंडेटरी होता है आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करवाना। ये इशक कौन कौन होते हैं? आई का मतलब इंडिविजुअल, एस का मतलब ऑथराइज सिग्नेचरी, चाहे कोई भी ऑथराइज सिग्नेचरी किसी का भी क्यों ना हो, इसका मतलब ये ऑथराइज सिग्नेचरी के तहत सबको कवर कर लिया गया है। फिर यहां पर बात करते हैं ऑथराइज्ड मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजर या मैनेजिंग पार्टनर और हफ के केस में कर्ता, ये चारों लोगों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यहां पर सॉरी आपका आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं 25 के सबसेक्शन 7 की। सबसेक्शन 7 कहता है कि नॉन रेसिडेंट के मामले में अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के आधार पर भी रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जा सकता है। 25 का सबसेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है। यहां पर बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर कहीं पर फाइंड आउट किया कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना था और आपने नहीं लिया तो वो आपका सू मोटो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जी हां, प्रॉपर ऑफिसर अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन
कर सकता है, जिसके लिए वो तत्काल आरईजी 12 इशू करेगा और उनके आरईजी 12 इशू करने के 90 दिनों के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मल तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक की बात आती है कि अगर आपने इनके आरईजी 12 के अगेंस्ट में अपील कर दिया और अपील अपहेल्ड होता है, यानी कि अपील जो है ना यहां पर क्या बोलते हैं उसको, आरईजी 12 के फेवर में इशू होता है कि जी हां इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही चाहिए, तो फिर अपहेल्ड होने के 30 दिनों के अंदर में यहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 टाइम लिमिट है आरईजी 12 के, या तो चुपचाप जाके 90 दिनों के अंदर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो, नहीं तो अपील में चले जाओ और अपील अगर कंक्लूड हुआ तो उसके 30 दिनों के अंदर में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां पर प्रॉपर ऑफिसर सही है तो अपील उसके फेवर में आ जाएगा। तो अब यहां पर 25 के 9 की बात करते हैं। कुछ केस में आपका जो स्पेसिफाइड यूएनओ का एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर फॉरेन कंट्री का कंसुलेट या एम्बेसी होता है, या कमिश्नर जिसको नोटिफाई करता है, जिनमें गवर्नमेंट और पीएसयू मुख्य तौर पे हैं, जो कि केवल इंटरस्टेट परचेस करते हैं, सप्लाई नहीं करते हैं, उन लोगों को बोला गया है कि आप लोग आधार की जगह पर क्या लोगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लोगे। ठीक है, अब यहां पर आपने एप्लीकेशन दिया, उसके 3 वर्किंग डेज के अंदर में आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला या 3 दिन के अंदर में रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो डीम रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। फिर 25 का 10 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन आरईजी जिस दिन आपने अप्लाई किया, जिसने अप्लाई कंसीडर कर लिया गया, फिर आपको यहां पर रूल नंबर 8 का 4A क्लॉज याद आना चाहिए, जो कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि कब माना जाएगा अप्लाई डेट, कब माना जाएगा अप्लाई डेट, जब आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया है, या फिर पार्ट बी प्लस 15 डेज विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो उसके 3 दिनों के अंदर में यहां पर बोला गया है कि आपको 15 डिजिट का जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में। डीम्ड रजिस्ट्रेशन के 3 मामले आपने पहले ही देख रखे हैं, जहां पर मैंने आपको बोला था 3 वर्किंग डेज वाला, फिर 21 वर्किंग डेज वाला और 7 वर्किंग डेज वाला, वो सारे डीम्ड रजिस्ट्रेशन के ही कंडीशन थे। उसके अलावा बोला गया है कि अगर एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट में किसी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो वैलिड माना जाएगा, सीजीएसटी एक्ट में ले लिया या यहां पर ले लिया तो वहां पर वैलिड माना जाएगा। इसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। सेक्शन 27 आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए। इनके बारे में बोला गया है कि कम से कम कमेंसमेंट के 5 वर्किंग डेज पहले किसी स्टेट में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, जो ऑकेजनली कभी-कभी सप्लाई करता है किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का पूरे भारत में ही कोई प्लेस ऑफ बिजनेस या कोई प्लेस ऐसा नहीं होता है, वो ऑकेजनली भारत में कहीं पर भी जो है ना सप्लाई करता है। तो यहां पर बोला गया है कि इनको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को आरजी 01 में और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को एन से 9 और एन से नॉन रेसिडेंट यानी कि आरजी 09 में इनको अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि इन लोगों के लिए जीएसटी रिटर्न में एनुअल रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 1 to 3 जीएसटी आर नॉर्मल डालेगा और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जीएसटी आर 5 डालेगा। फिर यहां पर बात करते हैं कि इन लोगों के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का, इनको करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई। अब यहां पर बात करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को पैन के आधार पर और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा 90 दिनों के लिए, जिसका एक्सटेंशन 90 दिनों के लिए और मैक्सिमम किया जा सकता है रिक्वेस्ट करने पर। अब यहां पर एस्टिमेटेड अमाउंट पर बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लेते वक्त में इनको यहां की एडवांस अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट होगा। अब यहां पर बात करते हैं कि जो एस्टिमेटेड अमाउंट होगा वो आफ्टर रिडक्शन ऑफ आईटीसी एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड अमाउंट जो है इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर जीएसटी में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़े तो क्या होगा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। तो यहां पर बोला गया है कि अमेंडमेंट करने का जो वारंट होता है, जब इवेंट होता है उसके 15 दिनों के अंदर में आपको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अप्लाई करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अप्लाई करना पड़ेगा। जो चेंज होता है वो 2 तरीके हो सकता है, जो कि कोर फील्ड में चेंज हो सकता है या नॉन कोर फील्ड में चेंज हो सकता है। जैसे कि आपको नॉर्मली जो है ना कुछ बेसिक चीजें चेंज करनी है तो वो आप जो है ना सेल्फ वेरिफिकेशन करके कर सकते हो, लेकिन जब लीगल नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल या एडिशनल, पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग पार्टनर, ट्रस्टी, सीईओ या फिर वर्किंग का नेचर, इन सब में अगर चेंजेस करना होता है तो उसको कोर नेचर माना जाता है, जिसको प्रॉपर ऑफिसर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि उनके हाथ में ये मामला आ गया। बाकी सेल्फ वेरीफाई से कर सकते हो कॉमन पोर्टल पर। नोटिफिकेशन नंबर 75/2019 क्या बोलता है कि चेंज का इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव डेट से भी दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कमिश्नर को राइटिंग में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर हमारी कहानी आगे बढ़ती है सेक्शन 29 की तरफ। सेक्शन 29 आपको क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देना। या तो सू मोटो आप जो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हो, या फिर प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है। अब यहां पर सू मोटो कर सकते हो कब, जब आपका बिजनेस बंद हो जाता है या किसी वजह से ट्रांसफर, डेथ या डिस्पोजल की बात आती है, या अमालगमेशन, डीमर्जर या कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज हो गया, या फिर 22-24 के हिसाब से आप लायबल ही नहीं रहे, तो जो भी इवेंट होगा इनमें से इसके 30 दिनों के अंदर में आप अप्लाई कर सकते हो, और 30 दिनों के अंदर में प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और अप्लाई करने के 30 दिनों के अंदर में प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। ये तो रहा बहुत सिंपल सी बात, लेकिन जब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करने की बात आती है तो यानी
देखिए, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है आपका बिजनेस कर ही नहीं रहा, एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर सप्लाई आप नहीं किए हो लेकिन इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो, या फिर सेक्शन 171 के तहत एंटी प्रॉफिटिंग का रिपोर्ट देखा, या फिर नॉर्मल स्कीम में आपने 6 महीने तक रिटर्न नहीं डाला, कंपोजिशन स्कीम में आपने 3 पीरियड तक रिटर्न नहीं डाला, ठीक है, या फिर आप पता चला बाद में कि रजिस्ट्रेशन आपने फ्रॉड वगैरह सबसे लिया है, या फिर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के तहत वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो ले लिया था लेकिन उसके 6 महीने के अंदर में बिजनेस चालू नहीं किया, तो ये सब जो इवेंट होता है उसके बाद आपको सो कॉज नोटिस दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। 7 दिनों के अंदर में आपको रिप्लाई करना है। आपके रिप्लाई को अगर कंसीडर कर लिया तो आपका जो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा। कंसीडर करने के 2 रास्ते हैं, या तो वो सेटिस्फाई कर दो, नहीं तो नोटिफिकेशन 2039/2018 बोलता है कि सारे रिटर्न डाल दिए हो और टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी का पेमेंट कर दिए हो तो भी वो ड्रॉप कर देगा प्रोसीडिंग को, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन यहां पर बात करते हैं कि दूसरा मामला कैंसिल जब करेगा तो आरजी 20 में कैंसिल कर सकता है, कैंसिल ऑर्डर दे सकता है। अब ये कैंसिल ऑर्डर जो है ना वो ऑर्डर डेट से इफेक्टिव कर सकता है या फिर रिट्रोस्पेक्टिव डेट से इफेक्टिव कर सकता है, लेकिन आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है उस डेट से पहले रिट्रोस्पेक्टिव डेट में नहीं डाल सकता है। हम लोग बात करते हैं कि रिवोकेशन की बात, कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, उसके 30 दिनों के अंदर में आप आरजी 021 में अप्लाई कर सकते हो कि मेरा रिवोक कर दो। अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। 7 दिनों के अंदर में आपको रिप्लाई करना है। 7 दिनों के अंदर में आपने रिप्लाई कर दिया तो उस रिप्लाई के 30 दिनों के अंदर में या तो एक्सेप्ट करेगा, रिवोक कर देगा, एक्सेप्ट करेगा तो आरजी 22 में, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा आरजी 05 में। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन चैप्टर की पूरी कहानी हम लोगों ने 20 मिनट में कंप्लीट की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप प्लीज लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे।